कल प्रोस्पेक्टस वाले टॉपिक पे बात हो रही थी, फिर हमने प्रीमियम और डिस्काउंट देखा था। ओके, तो कल वाले टॉपिक्स में से कुछ पूछना हो किसी को, कोई क्वेरी है, किसी पॉइंट में कोई डाउट, कुछ रीड किया हो आपने? समझ आ गए थे सारे टॉपिक्स? प्रोस्पेक्टस के बारे में हम बात कर रहे थे, बेसिक डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड देन एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर यू कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। वो बेसिक आइडिया था। प्रोस्पेक्टस में अलग अलग टाइप्स हम देख रहे थे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो बैंक वाले सेल करते हैं और मल्टीपल कंपनीज के प्रोस्पेक्टस उनके पास है, उसकी वैलिडिटी थी 1 ईयर की। 1 ईयर में अगर कोई डिटेल्स अपडेट हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू अपने वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, एडिशनल सप्लीमेंट्रीज ओके। फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात की, DRHP जो बोलते हैं, तो वो स्टार्टिंग में वो कमिंग सून वाली सिचुएशन, इनकम्प्लीट डिटेल्स, लेकिन एक बेसिक आइडिया कि ऐसा कुछ IPO हम लेके आ रहे हैं, तो आप थोड़ा वेट करोगे तो बाकी डिटेल्स भी आपको मिलेगी। इसके बाद एब्रिस प्रोस्पेक्टस की बात की थी, अटैच्ड विद समथिंग, तो जो मेन आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ भी एक समरी होगी जिसके अंदर मेजर पॉइंट्स उन्होंने बताए होंगे कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट पॉइंट्स है जो सबको पता होने चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हमने देख लिए। प्रीमियम डिस्काउंट वाला देखा 52 सेक्शन और 53 में, कि प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है, वो पैसा कैसे आपको मैनेज करना है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंट वाले केस में नॉर्मली डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अलाउ कर सकते हैं, जो 53(2)A में उन्होंने बोला, और एक 54 में आएगा स्वेट इक्विटी। तो ये ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। बाकी पॉइंट्स देखें। ठीक है, पेज नंबर 37 पे देख लो आप, सेक्शन 39 है, सिंपल आंसर्स हैं यहाँ पे। कंसेप्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, देखें क्या प्रोसीजर बोला हुआ है। सबसे पहले पॉइंट में मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो आना चाहिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम अलॉटमेंट के ऊपर जा सकते हैं। ये अकाउंटिंग में आपने किया भी है ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, वही स्टेप्स है। तो एप्लीकेशन मनी आएगा, उसके बाद अलॉटमेंट का प्रोसीजर होगा, वो बात बोली है। और बोला कि जब भी कंपनी कोई शेयर्स अलॉट करती है तो उसके बाद ना उनको ROC को अपडेट करना पड़ता है। हम बात कर ही रहे थे पहले भी EET लेवल पे भी, कि जो भी एक्टिविटी कंपनी में होती है ROC को उसका रेगुलर अपडेट चाहिए, और वो बोलते हैं आप खुद ही हमें अपडेट करो। और ये अपडेट्स करने के लिए फिर एज ए CS हम सारा प्रोसीजर या जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो काम करेंगे। तो इसमें जो फॉर्म है जो आपको ROC में फाइल करना है, दैट इज PAS3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो फॉर्म नंबर PAS3 जो है वो फाइल करना होता है। जैसे ही आपने अलॉटमेंट कर दिया, शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर दिए, इन्वेस्टर्स को, तो वो अलॉटमेंट का एक रिटर्न फाइल होगा 30 डेज के अंदर अंदर। ROC को बताना पड़ेगा कि आपने किसको कितनी क्वांटिटी में कितने शेयर्स प्रोवाइड किए, और उसकी सब डिटेल्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंपलसरी होगा। फॉर्म नंबर आपको याद रहे तो अच्छा रहेगा, एक वैल्यू एडिशन रहेगा। नहीं याद आता है एग्जाम में तो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऐसे करके आप लिख सकते हो, तो वहाँ से समझ आ जाएगा कि आपको फॉर्म नंबर नहीं पता है। रॉन्ग लिखने से बेटर है कि फिर आप उसको डिप्लोमेटिकली कवर कर लो, और स्पेसिफिक याद है तो फिर अच्छे से लिखो तो वो सही रहेगा। जो भी प्रिस्क्राइब फीस है साथ में वो देनी पड़ेगी। एक तो फॉर्म भी आप भरो, डेटा भी आप प्रोवाइड करो, उसमें फीस भी भरो, ऐसे ही काम है। ROC का खर्चा कैसे निकलेगा। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद PAS3 अ सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ अलॉटीज स्टेटिंग देयर नेम, एड्रेस, वही डेटा, क्या डिटेल्स चाहिए उनको, आपका नाम, पूरा एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितनी सिक्योरिटीज आपने परचेज की है, ये सब डिटेल्स PAS3 के साथ साथ एक लिस्ट के फॉर्म में अटैच की जाएंगी। ओके, इन केस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर वो जो फ्री में मिलते हैं, अपने बात कर रहे थे, बोनस इशू के लिए a copy of resolution passed in the general meeting authorizing the issue of such shares shall be attached। तो अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो वो भी तो अलॉट होते हैं ना, वो अलॉटमेंट के बाद भी रिटर्न फाइल होता है, उसमें PAS3 रहेगा। तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको क्या देना है, बोनस शेयर इशू करने के लिए जो रिजोल्यूशन पास हुआ था जनरल मीटिंग में, उसकी कॉपी अटैच करनी पड़ेगी कि रिजोल्यूशन पास हुआ, तो वो भी एक प्रूफ रहेगा, वो ज़रूरी है। दूसरा, जो एप्लीकेशन मनी की हम बात ऊपर कर रहे थे कि एप्लीकेशन मनी आने के बाद अलॉटमेंट होता है, तो यहाँ पे सेबी ने बोला हुआ है कि एप्लीकेशन मनी के नाम पे आपको एटलीस्ट 5% पैसा तो मिलना चाहिए, 5% ऑफ योर फेस वैल्यू। तो 100 रुपये का अगर फेस वैल्यू है शेयर का, तो एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5 रुपीज़। तो अपने अकाउंट्स में देखते थे तो वहाँ तो ज़्यादा ही होता था, 10 रुपये का शेयर है तो 2 रुपये 3 रुपये तो एप्लीकेशन पे मंगवा ही लेते थे, तो दैट अमाउंटेड टू 20-30%। बट मिनिमम कितना मंगवाना पड़ेगा, तो 5%, ठीक है। तो 5% का रेट या रेशियो याद रखना है। नेक्स्ट, रिफंड की बात कर रहे हैं, बोले अभी तो अलॉटमेंट हो रहा था, अभी रिफंड की बात आ गई। रिफंड वाली सिचुएशन तब आएगी जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। तो आपने जितने शेयर ऑफर किए वो 90% जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपने बात कर रहे थे, वो सब्सक्रिप्शन आया नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जितने पैसे आए थे
उतने भी आपको अब रिफंड करने पड़ेंगे। तो रिफंड करने के लिए टाइम लिमिट यहाँ पे दिए, देख लेते हैं कितना टाइम दिया है और नहीं रिफंड किया तो क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट में बोला इन केस वेयर द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम पेएबल ऑन एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो 30 days के अंदर अंदर पैसे कलेक्ट हो जाने चाहिए, नहीं हुए तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी कलेक्ट हुए वापस करो। वापस करने के लिए आपको अगले 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो एज अ कंपनी आपको इन्वेस्टर्स को 15 दिन के अंदर पैसे वापस कर दो। अगर नहीं किए तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, विद इंटरेस्ट पैसा देना पड़ेगा और इंटरेस्ट का रेट है 15% पर एनम, इतना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप टाइमली रिफंड कर दो। और यहाँ पे जो लायबिलिटी आएगी वो ऑफिसर्स की रहेगी, जॉइंटली एंड सेवरली। इंडिविजुअली भी आप लायबल हो, जॉइंटली एज अ डायरेक्टर भी आप लायबल हो, तो ये पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसमें डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, महंगा पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें। ओके, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ये केस लॉ का एक डिसीजन है, 1963 का एक केस था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें कोर्ट ने क्या बोला वो समझ लेते हैं अपने। फोरफिटेड शेयर्स की बात हो रही है, ये भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपने पढ़ा हुआ है ना, फोर फीचर रिजर्व वाला पॉइंट। शेयर्स पहले इशू किए और ईयर था, फोरफिट कर लिए। फोरफिट करने पे पैसा वापस करना पड़ता है क्या, जितना पैसा ले रखा था वो पैसा भी फोरफिट हो गया और शेयर्स भी गए। वो फोर फीचर का रिजर्व हम री इशू में यूज कर सकते हैं। तो जितना रिजर्व में पैसा है उतने एक्सटेंड तक अगर वो फोरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट पे री इशू करने हो तो अलाउड होता है, क्योंकि पैसा तो हमारे पास आया हुआ है, वो अपने यूज कर सकते हैं। तो उसी सिचुएशन की बात हो रही है। तो बोला अगर फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करेंगे तो क्या वापस से वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अलॉटमेंट का या चलेगा। तो बोला चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट टाइम जब शेयर्स अलॉट किए थे तो रिटर्न फाइल किया ही था, तो वो शेयर्स अलॉट हुए हैं ये क्लियर था। तो वापस से आपको PAS 3 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ROC आपसे वो लिस्ट ऑफ अलॉटीज की एक अपडेटेड लिस्ट मांग सकता है कि भाई जिनसे शेयर वापस ले लिया, अब नए शेयर जिनको दिए वो अलग लोग हैं ना, तो उनके नाम और डिटेल्स प्रोवाइड कर दो। पूरा रिटर्न फिर से फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो हो गया, इतना हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे बोला एक केस का जजमेंट है, वैसे ही फॉलो करेंगे। इसमें कोई पार्टी के नाम याद नहीं रखने, स्टोरी याद रखना कि ऐसा होता है। ये सेम नाम से पूछेंगे भी नहीं, कितनी बार नाम चेंज कर देते हैं, रैंडमली पूछ लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे। नेक्स्ट आंसर है प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट। ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रिसेंटली 3-4 पेपर में आया हुआ है, लास्ट 1-2 साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट, एकदम बेसिक आंसर है, हेड पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, द अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। इम्प्लाइड है, कंपनीज के केस में जो यूजुअली प्रॉपर अथॉरिटी होती है दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके डिसीजंस होते हैं। तो अलॉटमेंट ऐसे ही कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तो कर नहीं सकता है, उसमें कहीं ना कहीं नेसेसरी होगा कि डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो और उनके थ्रू अलॉटमेंट होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम कितना होगा वो यहाँ नहीं समझाया, तो आपको कोई ड्यूरेशन याद नहीं रखनी। बोला रीजनेबल टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेस पे आप रिलेट कर सकते हो, और आपने पैसा दे दिया है, एप्लीकेशन मनी दे दिया है। अब अलॉटमेंट के लिए कंपनी को कितना टाइम लगाना चाहिए ये सब्जेक्टिवली अपने रिलेट कर सकते हैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो एक रीजनेबल पॉइंट के बाद अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते तो एज एन इन्वेस्टर आप ये चीटेड फील करोगे कि पैसे भी रख लिए और शेयर भी नहीं दे रहे। तो उसका आउटकम क्या होगा, बोले काम करो पैसे वापस कर दो। ठीक है, समझ आ गया। तो फिर उसका आउटकम क्या होगा कि भाई आप पैसे वापस कर दो, क्योंकि आप अलॉटमेंट भी नहीं कर रहे हो और एप्लीकेशन मनी भी आपने जो हमारा ब्लॉक कर दिया। तो फिर इन्वेस्टर पैसे वापस डिमांड कर सकता है। बट व्हाट इज रीजनेबल टाइम, उसकी कोई ड्यूरेशन यहाँ पे कोट नहीं की है कि भाई इतने मंथ्स को हम रीजनेबल टाइम मानेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेस पे डिफाइन कर लेंगे, ऐसा बोल के उसको छोड़ दिया। तो ओपन एंडेड रखा है। तो एग्जाम में कोई ना टाइम लिमिट लिख के भी मत आना, क्योंकि लिखा नहीं है फिर आप अपने मन से कोई टाइम लिमिट बना दोगे, तो ऐसा लॉ मेकर्स का पावर अभी अपने पास है नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के पास पावर आ जाता है एग्जाम में, अपने मन से कुछ भी नया सेक्शन बना के लिख देते, ऐसा मत करना। उनके पास क्या पूरा सॉल्यूशन की होती है, पढ़ के टैली करके चेक करते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ भी लिख के आओगे तो वो मार्क्स कट हो जाएंगे, सेंस नहीं उसका। नेक्स्ट, अलॉटमेंट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल दोनों का मतलब एक ही है। एब्सोल्यूट का मतलब ही है विदाउट कंडीशन, कि अलॉटमेंट जो किया जा रहा है उसमें कोई कंडीशन थोड़ी रख सकते हैं। कंडीशन तो ये है कि पैसे दे दो, जिसने पेमेंट कर दिया उसको अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना वो वैलिड नहीं है, वो लीगल नहीं है, ये क्लैरिफाई किया। फिर इसके बाद अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इन्फॉर्म तो करो कि भाई अलॉटमेंट हो गया है। अब यूजुअली आजकल कंपनीज ये सारा काम ईमेल के थ्रू करती है। तो अगर आप शेयर होल्डर हो, डीमैट अकाउंट है आपका, उसमें जो ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, KYC सब किया हुआ है, तो आपको रेगुलर वो इन्वेस्टर रिलेशंस वाला जो उनका डिपार्टमेंट है उससे मेल आते ही रहते हैं कि भाई हमने अलॉटमेंट कर दिया है, या बाद में जैसे अगर जनरल मीटिंग है उसका नोटिस आ गया, वोटिंग के लिए आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया उसकी डिटेल आ गई, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसका मेल आता है।
डिविडेंड क्रेडिट होने के बाद कंफर्मेशन भी आता है कि भाई हमने क्रेडिट कर दिया है, आप वेरीफाई कर लेना, अगर आपके अकाउंट में नहीं आया तो हमें इन्फॉर्म करो। तो हर चीज वो लोग रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। सिंपल, जो अप्लाई करेगा उसी को अलॉट करो, बिना एप्लीकेशन के अलॉटमेंट तो होने वाला है नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो हर किसी को भरना है जिसको भी शेयर्स का अलॉटमेंट चाहिए। और लास्ट में, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ। इम्प्लाइड है कंपनीज एक्ट के साथ साथ सिक्योरिटीज लॉ भी आपको फॉलो करना है। तो सेबी के एक्ट है, बाकी जो रेगुलेशंस हैं, उन सबको भी इक्विवेलेंटली आपको रिस्पेक्ट करना है और उस हिसाब से सारा अलॉटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया। ठीक है, एकदम जनरल आंसर था। 6 पॉइंट्स पूछे, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे तो उस हिसाब से इतना आंसर बोलो 3 to 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं। अब वो ये फिर आप लेंथ बनाने जाओगे तो बोले सर 2 पेज नहीं भर पाए, मैटर ही नहीं करता ना। सारे पॉइंट्स पूछे हैं, वो आपने पूरे समझा दिए तो आपका पर्पस पूरा हो गया, टारगेट पूरा, उससे ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आंसर, अच्छा ये तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है ना। ठीक है, ये जस्ट अब देखो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में ये जो केसेस दे रखे हैं, यहाँ प्रॉब्लम ये है, पूरे केस का जजमेंट एक लाइन में दे दिया, क्या समझ में आएगा हुआ क्या है वहाँ पे। तो सिर्फ कंक्लूजन दिया है आपको, तो रीड ओनली पॉइंट्स है, आप पढ़ लो, आपको जितने रिलेट हो गए, 2-3 समझ में आ गए कंसेप्ट तो ठीक है। उससे ज़्यादा कोई एग्जाम ओरिएंटेड बहुत टेंशन लेना नहीं, क्योंकि एक लाइन की चीज़ को अपने डिटेल में जाके पढ़ भी नहीं सकते और समझा भी नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट के बारे में तो अपन कल भी बात कर ही रहे थे, डीमैट वर्सेस फिजिकल सिक्योरिटीज हमने कंपेयर किया। तो एक सर्टिफिकेट है जिसपे प्रिंटेड है सारी डिटेल्स, आपका नाम, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, शेयर्स का डिस्टिंक्ट नंबर, कितने प्राइस पे आपने परचेज किया, सब कुछ उसमें लिखा है। डायरेक्टर का साइन है, कंपनी सेक्रेटरी का साइन है, कंपनी का ऑफिशियल सील है, जो कॉमन सील अपने बोलते हैं, वो सब चीज़ें होती है। तो बेसिक शेयर सर्टिफिकेट तो यही है। अब यहाँ पे बोला कि शेयर सर्टिफिकेट जो है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आप शेयर के ओनर हो, दैट इज अ प्रूफ। तो उसको आप प्रूफ की तरह लीगली यूज कर सकते हो, वो चलेगा। अब आज की डेट में अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है और आप डीमैट में जा रहे हो, तो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जो एंट्री दिख रही है कि भाई ये शेयर आपके नाम पे अलॉटेड है, सिस्टम दिखा रहा है, तो वही प्रूफ है। सर्टिफिकेशन की तो अब नीड है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला भी था कि बहुत सारी कंपनीज ने कंपलसरी कर दिया कि अब नो फिजिकल सिक्योरिटीज, ओनली डीमैट। सेबी ने उनको पावर दे रखा है कि आपकी मर्जी, अगर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स कंटिन्यू करने हैं तो ठीक है, नहीं करने तो भी ठीक है, आप डीमैट पे शिफ्ट कर लो। तो काफी कंपनीज ने तो टाइम एंड अगेन ये किया कि सारे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि फिजिकल सर्टिफिकेट आप सरेंडर कर दो और डीमैट अकाउंट कंपलसरीली ओपन करवा लो। इस डेट के बाद हम फिजिकल सर्टिफिकेट्स को रेलेवेंट नहीं मानेंगे, तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो काफी लोगों ने कन्वर्ट करा लिया। फिर इसमें ये भी होता है ना, बहुत बार, कितनी बार तो किसी को पता भी नहीं होता है कि घर में किसी के पास इतने शेयर पड़े हुए हैं। होता है ऐसा, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने शेयर खरीद के रखे हैं, अब घर में किसी को बताया नहीं है। सीक्रेट इन्वेस्टमेंट होती थी ना पहले, बताते ही नहीं थे, क्योंकि बताना भी फिर थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जितने ज़्यादा पैसे हैं ना जिसके पास, फिर वो भी डिफिकल्ट है रिलेटिव के साथ मैनेज करना, तो बताते ही नहीं थे। अब किसी ने बता के नहीं रखा है, शेयर खरीद के रखे हैं, अब वो पर्सन की डेथ हो गई है, उसके फैमिली वालों को पता ही नहीं है उसके पास इतने सारे शेयर है, और ये डीमैट वीमैट कब हुआ, नोटिस आया, उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत बार ऐसी भी होती है कि बहुत साल बाद पता चलता है कि वो फिजिकल सिक्योरिटीज कन्वर्ट करवाने का मौका चला गया। तो भी कंपनी वाले ऐसा नहीं करेंगे कि आपका वो राइट छीन लेंगे, वो कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपको बाद में भी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में भी दे देते हैं, वैसा होता है। इसमें मैं एक है ना, इसमें यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी ऐसा एक क्लिप वायरल हुआ था। ये सुबह सुबह न्यूज़ चैनल पे नहीं आता, वो CNBC और वो सब स्टॉक मार्केट वाले चैनल, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो सुबह की चाय उसके साथ ही पीते हैं, आज कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, और ध्यान उसी में होता है। और उनको लगता है कि ये टिप्स सुन के ना हम करोड़पति हो जाएंगे। कितने लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सुबह वही चैनल लगाएंगे और उस पर CNBC वाले पे चल रहा होगा कि आज ये शेयर खरीदो, ये बेचो। अब इतना ही अगर कोई टीवी पे आके आपको बता दे कि ये शेयर खरीदने से आप करोड़पति हो जाओगे, तो हर कोई लगा देता, हर कोई हो जाता। ऐसा होता नहीं है, वो पता नहीं क्या गेम है और लोग क्यों देखते हैं, उससे इतना कोई खास आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, आपको इंडस्ट्री के बारे में अपडेट मिल सकती है, बट ये शेयर खरीदने से आपके पैसे बन जाएंगे, उसकी कोई गारंटी वो देंगे भी नहीं। इतनी अगर गारंटी होती तो खुद के पैसे लगा लेते, वो आपसे ज़्यादा खुद कमा लेते, वैसा होता है। अब उसमें ना वहाँ पे वो कितनी बार इन्वेस्टर्स के कॉल्स भी लेते हैं कि भाई किसी को कोई क्वेरी है तो आप फोन पे बात करो और आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो एक बंदे ने फ़ोन किया, बोले मेरे ग्रैंडफादर ने ना MRF कंपनी के शेयर खरीदे थे बहुत साल पहले, और अब उसका ना सर्टिफिकेट मिला है मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स में से, पर अब वो फिजिकल सर्टिफिकेट है, इतने साल हो गए, तो अब ये डीमैट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो उन्होंने पूछा भाई कितनी सिक्योरिटीज़ है उनके पास, कितने शेयर है। अब MRF का जो शेयर है एक्चुअली में वो इंडिया में सबसे कॉस्टली शेयर्स में से एक है। उसका एक शेयर का प्राइस कुछ अराउंड 72,000 या 75,000 अभी चल रहा है एक शेयर का। तो उसको पूछा कि भाई आपके दादाजी के कितने शेयर पड़े हुए हैं, तो बोले 20,000 शेयर है। हाँ, और उन्होंने खरीदे भी पता नहीं कितनी, कुछ हंड्रेड्स में ही खरीदे थे, बहुत सस्ते रेट पे खरीदे थे, और बोले 20,000 शेयर पड़े हुए हैं, मुझे तो अभी अभी पता चला है,
अब मुझे मालूम नहीं इसका क्या करना है, तो आप गाइड करो। उसने ऐसा फोन किया, तो बेचारा जो एंकर था ना वो भी शॉक में आ गया। बोले यार 20,000 शेयर पड़े एमआरएफ के, और आज एक शेयर तब के टाइम में भी कुछ 70,000 के अराउंड ही था। तो उन्होंने बोला कि आप इसको कन्वर्ट कर लो, आप तो मतलब करोड़पति बन गए रातों रात, आपको पता भी नहीं है कि कितने करोड़ रुपए के शेयर है ये। तो इतना बड़ा अमाउंट था और उनको आइडिया नहीं था। तो उन्होंने भी वही बोला कि आप कंपनी बात करोगे तो डेफिनेटली उसका वे आउट निकलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको जितना जल्दी हो सके डीमैट में कन्वर्ट करा लो और करोड़पति डिक्लेयर कर दो अपने आप को, और क्या। ठीक है, तो दादाजी का इन्वेस्टमेंट जो इतने साल बाद काम आया, क्योंकि एमआरएफ का जब आईपीओ आया था ना, तो एमआरएफ का शेयर 900 रुपीज में लॉन्च हुआ था, और आज वो शेयर 90,000 तक टच हुआ है। तो सोचो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। और वो उनके पास जो शेयर पड़े थे वो तब के ही थे जब इनिशियल इशू था ना उसके, और वो इतना अमाउंट कन्वर्ट हो गया। वो फोन करके सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था पता नहीं, लेकिन वो बात एकदम जेन्युइनली कर रहा था, और ऐसे बात कर रहा था जैसे उसको सच में नहीं पता कि एक शेयर कितने का है। तो फिर वो एंकर ने बताया, तब उसको पता चला कि इतना बड़ा अमाउंट हो गया ये, क्योंकि शेयर इतनी बल्क क्वांटिटी में है। तो आप एनी टाइम वो कन्वर्जन करा के उसको डीमैट में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसा चल देखें आगे, देखना घर पे कोई ऐसे शेयर पड़े हो तो सब ढूंढेंगे जाके, बोले देखो एमआरएफ के शेयर है किसी के पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे हो गई, डीमैट वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया। उसके बाद बोला कंपनी क्या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है क्या, होगा ऐसा प्रोसीजर? ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, खो गया, होता है ऐसा? अब पहले के टाइम पे ये भी प्रॉब्लम था क्योंकि फिजिकल सर्टिफिकेट है ना, तो पेपर के मामले में आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ होगा। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई पेपर आपने संभाल के रखा है, कुछ साल के बाद वो पेपर की क्वालिटी डिग्रेड हो गई, उस पर क्या लिखा है वो पता नहीं चल रहा है, वेयर एंड टेयर वाली सिचुएशन आती है। अच्छा, अगर आपने वो पेपर को फोल्ड करके रखा है तो कभी हुआ ऐसा? तो उसको जब खोलते हैं ना, तो जैसे उसको अनफोल्ड करते जाओ ना, उसके उतने पार्ट्स होते जाते हैं, है ना। पूरा खोल दोगे तो उतने टुकड़े हो जाएंगे जितने आपने फोल्ड किए होंगे। तो बहुत साल तक वो पेपर अगर फोल्ड करके रखा है किसी ने, तो ये सिचुएशन हो सकती है। अब हर किसी ने दिमाग लगाया होगा नहीं इसको लैमिनेट करवा के रखेंगे कि सर्टिफिकेट खराब नहीं होना चाहिए, तो उतना केयरफुली कितनी बार नहीं भी रखा होता। तो अगर आपका सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया या इस तरीके से फिजिकली टैंपर या डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए भी डिमांड कर सकते हो। तो बड़ा कॉमन सा प्रोसीजर है, कंपनी आपको ये चीज प्रोवाइड कर देगी। या आपके डॉक्यूमेंट्स में, मार्कशीट में और ये सब में भी होता है ना, मार्कशीट मिसप्लेस हो गई, आप बोर्ड से वापस मांग सकते हो कि भाई मार्कशीट जो है वो डुप्लीकेट चाहिए, और देख लेना कुछ मार्क्स में सुधार सकते हो, ठीक कर सकते हो, अच्छी वाली भेजना इस बार, ठीक है। तो ऐसे करेंगे नहीं वो, लेकिन आप बोल सकते हो डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, वो तो प्रोवाइड करेंगे। तो वो प्रोसीजर यहाँ पे भी है, और उसके साथ साथ रूल भी दे रखा है। देखिए रूल में क्या पॉइंट है। अच्छा, मेंटेनेंस की बात कर रखी है, चलो बता देता हूँ क्या। रूल नंबर 7 जो है वो इस सेक्शन के साथ साथ रिलेटेड है, और यहाँ पे भी शेयर सर्टिफिकेट की स्टोरी उन्होंने समझाई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रूल में ना प्रोसीजर्स होते हैं, और वो प्रोसीजर आपको ध्यान रखना होता है। सेक्शंस के अंदर प्रोविजंस होते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं एक्ट के अंदर क्या नहीं, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो आपको रूल्स में साथ साथ में मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या प्रोसेस है। पहले बोला है कि कंपनीज जो है वो शेयर सर्टिफिकेट्स के प्रिंट आउट निकाल के रख सकती है। प्रिंट आउट निकालने का पावर जो है जो डायरेक्टर्स के पास है, तो उनको ध्यान रखना है कि इसका कोई मिसयूज नहीं हो जाए। डीमैट में टेंशन नहीं है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि कुछ भी फ्रॉड करना हो कंपेरेटिवली सिंपल है, तो ऐसा फ्रॉड कोई ना करे, इसके लिए डायरेक्टर्स को ध्यान रखना है। अगर आप शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके रखते हो ब्लैंक फॉर्म्स के केस में, तो आप उस तरीके से उसको प्रिंट करके रख सकते हो, बट सीरियली नंबर्ड होना जरूरी है। तो सीरियली नंबर्ड होने से क्या होगा, कोई बोगस सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीरियल नंबर से पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, क्या है, तो उसको ट्रेस करना पॉसिबल हो। ये सारे रूल्स आपको फॉलो करना है, ये बोला है। तो रूल में बेसिक बातें बताई, मैं मेन पॉइंट्स ही बता रहा हूँ, उतना टेक्निकल नहीं है। फिर उसका प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ब्लैंक सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, उसको सेफ कस्टडी में रखना नेसेसरी है। उसके लिए या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, या कोई कमिटी बना दें, या कंपनी सेक्रेटरी को ये काम हैंड ओवर कर दे। डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का जो काम है वो अपने ऊपर आता ही है, तो ये भी अपने वर्क स्कोप का एक पार्ट है। यहाँ पे बोला है, देखो अपना नाम लिखा ही है ना। ऑल बुक्स मेंशन्ड अबव शैल बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर फॉर नॉट लेस देन 30 ईयर्स। इतने टाइम तक आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और अगर डिस्प्यूट का कोई मैटर चल रहा है, तो जब तक मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता ना, तब तक संभाल के रखना जरूरी है। फिर कितनी बार होता है कोई फिजिकल सर्टिफिकेट्स आपने जो है वापस मंगवा लिए, बाईबैक कर लिए, सरेंडर करवा लिए, या उसके बदले डीमैट इशू कर दिया, ऐसा कुछ हुआ, तो उसको कैंसल्ड करके उस पर लिख के रखना जरूरी है। फिजिकल सर्टिफिकेट है, आपने वापस मंगवाया है, तो उसमें ना कैंसल्ड कर दो, ऐसे लिख दो कैंसल्ड, ताकि वो रीयूज ना हो सके और पता चले कि ये पुराना सर्टिफिकेट है, काम का नहीं। उसके बाद भी बोला है कि कैंसल्ड सर्टिफिकेट को भी एज अ प्रूफ आपको अगले 3 साल तक संभाल के रखना है। उसके बाद आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो तो चलेगा, लेकिन तब तक अगर कोई मैटर निकल आया तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये पुराना सर्टिफिकेट था, हमने वापस मंगवाया था, इसको कैंसिल किया था, इसके बदले नया सर्टिफिकेट दिया, तो पुरानी कॉपी आप अपने पास संभाल के रख सकते हो वैसा। तो ये कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट में बोल दिया कि ये सारा झंझट जो है ये तब तक ही है
जब तक फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं। डिपॉजिटरीज और डीमैट वाला पॉइंट आ गया तो शांति, फिर कोई टेंशन नहीं। अगर शेयर डीमैट फॉर्म में है, सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं ना साथ में। अगर डीमैट फॉर्म में है तो फिर उस सिचुएशन में सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो क्या एविडेंस है कि शेयर के ओनर आप हो या कोई और है? तो डिपॉजिटरीज जो होती है अपनी CDSL, NSDL, उनके पास जो डेटा स्टोर्ड है वो डेटा जो बोलेगा वही रेलेवेंट माना जाएगा कि किसके डीमैट अकाउंट में शेयर दिख रहे हैं वही असली ओनर है, तो वहां पे ट्रेस वैसे होगा। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का पावर है, ठीक है, लेकिन अगर ये डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से इशू किए जा रहे हैं तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाएगा। और पेनल्टी वहां पे दे रखी है, देख लो कितनी पेनल्टी जा रही है, बड़ा अमाउंट है ना, 5 टाइम्स 10 टाइम्स 10 करोड़ रुपीस, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। और फ्रॉड का केस चलेगा तो फिर जेल वेल भी जाना पड़ सकता है, तो ऐसी सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया। टाइम लिमिट दे रखी है। फिजिकल सर्टिफिकेट्स डीमैट में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अगेन फिजिकल सर्टिफिकेट्स अगर इशू होते हैं तो एप्लीकेशन के बाद या अलॉटमेंट पे कितने दिन में सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, उसकी टाइम ड्यूरेशन दे रखी है। अब ये आंसर के फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 2 या 3 मार्क्स का, और सारी ड्यूरेशन आपको बतानी रहेगी। मेमोरेंडम में फर्स्ट टाइम जब सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की डेट से अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, ये डेडलाइन है। नॉर्मली अगर अलॉटमेंट होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कभी भी आप शेयर खरीदो तो भी 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में अगर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वाला मैटर है, आपने अपने शेयर किसी को बेचे, पुराना सर्टिफिकेट सरेंडर किया, नए सर्टिफिकेट इशू हुए, ये प्रोसेस 1 मंथ में हो जाना चाहिए, ये बोला। और अगर डिबेंचर्स का मैटर है तो डिबेंचर अलॉटमेंट में डिबेंचर सर्टिफिकेट के लिए कंपनी को 6 मंथ्स का टाइम मिलता है इशू करने के लिए, ये डेडलाइन है। तो 4 पॉइंट्स हो गए, चारों पॉइंट्स में जो ड्यूरेशन है वो आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में फिर वापस वही बोला कि डिपॉजिटरी वाले केस में ये सब नहीं होता, क्योंकि डीमैट में तो ऐसा है कि अभी शेयर खरीदो, 3:30 बजे मार्केट बंद होगा, फिर जो डिटेल्स है वो डिपॉजिटरीज और कंपनीज के और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक्सचेंज हो जाएंगी, और आपका 1 या 2 दिन में जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इमीडिएटली दिख तो रहा ही होता है कि आपने आज परचेज किया है, लेकिन परमानेंटली ट्रांसफर होने में 2 दिन लगते हैं, तो वो T+2 और T+1 वाला साइकिल होता है। जिस दिन ट्रांजैक्शन करोगे, आज ट्रांजैक्शन करोगे तो परसों आपके अकाउंट में आएगा। अभी इस साल जनवरी से सेबी ने अलाउ किया ये जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ना, जो ऑनलाइन जो एप्स है, उनको अलाउ किया कि अगर आपको T+2 के बदले T+1 फॉलो करना है, स्क्रिप्ट वाइज यू कैन फॉलो, आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन फास्ट प्रोसेस करने के लिए, कस्टमर सर्विस देने के लिए अगर आपको T+1 करना है तो आप 1 दिन में भी प्रोसेस कर सकते हो, वो चलेगा, तो ये भी अलाउ किया। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट में ना मुझे आपको कुछ बताना नहीं है, ऑलरेडी बात हो चुकी है। वो एविडेंस वाले जो पॉइंट मैंने बोला कि शेयर सर्टिफिकेट सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो दैट इज लाइक एन एविडेंस। ठीक है, वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि हाँ भाई आपके नाम पे शेयर है और आप ओनर हो। लेकिन इसमें यह भी बोला है कि अगर ये प्रूव होता है कि आपने शेयर फ्रॉडुलेंट तरीके से खरीदे हैं या गलत सर्टिफिकेट अपने नाम पे बनवा लिया, तो फिर आप उस सर्टिफिकेट को एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते। कंपनी बोलेगी ये तो भाई आपने फ्रॉड करके इशू कराया ना, अब ये सर्टिफिकेट के बेस पे आप हमारे अगेंस्ट क्लेम करोगे तो हम वो अलाउ नहीं करेंगे, ये सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी नहीं। तो सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पे तब तक ही काम आता है जब तक वो सही तरीके से इशू करवाया गया हो, तो ये भी इम्प्लाइड रहेगा। ये टॉपिक आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर, बस इतने पॉइंट्स रखते हैं इसमें, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर थोड़ा डिटेल्ड है ना, टाइम लगेगा। ऑफर फॉर सेल वाला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो कल उस पर बात करूंगा, मज़ा आएगा उस पर।